साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल और आप देख रहे हैं टीचर्स एकेडमी। आज के इस एपिसोड में हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से हमारा सीधा जुड़ाव होगा। ये प्रश्न कुछ आसान होंगे और कुछ कठिन होंगे। आसान और कठिन दोनों का समन्वय होगा। हम लोग लगातार 5-7 दिन से इसी समय, जिस समय लोग रात को पार्टी करते हैं, उस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और आप लोगों का बखूबी सहयोग मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो ये स्वतंत्रता बैच जो है सभी कोर्सेज के लिए स्टार्ट हुआ है हमारा। बीपीएस टीयर 4 असिस्टेंट प्रोफेसर, ईएलटी जीआईसी प्रवक्ता, डीटीएसबी, एनवीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी के लिए बैचेस उपलब्ध है। ये ऑफर ऑफ द डे है हमारे यहाँ का इसका। ये हमारी टीम है और यहां आज का जो सबसे पहला प्रश्न है जिससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न आपको दिखाऊंगा। ये प्रश्न क्या है? पूर्वी प्रदेशों में सहजयानी और नाथपंथी साधकों की साधनात्मक रचनाएं प्राप्त होती हैं और पश्चिमी प्रदेशों में नीति, श्रृंगार और कथानक साहित्य की कुछ रचनाएं उपलब्ध होती हैं। एक में भावुकता, विद्रोह और रहस्यवादी मनोवृत्ति का प्राधान्य है और दूसरी में नियम, निष्ठा, रूढ़ि पालन और स्पष्टवादिता का स्वर है। एक में सहज सत्य को आध्यात्मिक वातावरण से सजाया गया है। तो जितने लोग भी लाइव हैं, एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए। आपकी काउंटिंग हो जाए कि कितने लोग आ चुके हैं जो सीरियसली हैं। यहां पर ये आज का पहला प्रश्न है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएं कि किसका कथन है। बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कोई नहीं। ये पहला प्रश्न है आपका। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, इतिहास का कथानक है। सभी लोग आ चुके हैं। संगीता आ गई हैं, अमृता जी आ गई हैं, स्टडी विथ घर, सपना आ गई हैं, इंदिरा सिसोदिया, ललिता, धर्मेंद्र शुक्ला जी आ गए हैं, विनीता साहू जी आ गई हैं, आराधना शुक्ला जी आ गई हैं, मंजू गुप्ता जी आ गई, सब आ गए। स्वागत है सबका। देखिए ये कथन अगर हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में यह कथन लिखते हुए बताया है कि पूर्वी प्रदेश, यानी जो भारत का पूर्वी प्रदेश था, वहां पर सहजयानी और नाथपंथी साधकों की साधनात्मक रचनाएं प्राप्त होती हैं और पश्चिमी प्रदेशों में नीति, श्रृंगार और कथानक साहित्य की कुछ रचनाएं उपलब्ध होती हैं। एक में भावुकता, विद्रोह और रहस्यवादी मनोवृत्ति का प्राधान्य है और दूसरी में नियम, निष्ठा, रूढ़ि पालन और स्पष्टवादिता का स्वर है। एक में सहज सत्य को आध्यात्मिक वातावरण में सजाया गया है। राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न, यह भी बताया गया है कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। यह बात अत्यंत उपहास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागत की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचारों के कारण यदि भक्त की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। जो यहां पर एक आरोप लगाया जाता है, क्या आरोप लगाया जाता है या कुछ आलोचकों का मत है, क्या मत है कि भक्ति काल का उदय मुसलमानों के कारण, इस्लाम के आक्रमण के कारण हुआ, जो एक विचारधारा है। इस विचारधारा को खंडित करता हुआ यह कथन है, जिस कथन में कहा गया है कि मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे, ऐसा इस वजह से भक्ति काल आ गया। यह बात अत्यंत हंसने वाली है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उस समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणगति की प्रार्थना की।
मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था। यानी पहले वो सिंध में प्रकट होता और फिर कहां प्रकट होता, वह उत्तर भारत में प्रकट होता। लेकिन ये सबसे पहले दक्षिण भारत में प्रकट हुआ भक्ति, क्योंकि कथन है कि भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद। तो इस तरीके से ये कथन किसका सही हो जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कमेंट करके बताइए। ऑप्शन है नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल। चलिए देखिए, सभी लोग कमेंट करके जवाब दिया करिए, इससे ये लगता है कि सभी लोग सीरियस है। नहीं बाकी लगता है कि जैसे जब सत्यनारायण की कथा होती है, कोई पूजा पाठ होता है, या कभी कभी ये होता है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान है तो उसमें महिलाएं गीत गाती हैं। जैसे सिद्धों के यहाँ गीत गाए जाते थे, चर्यापद सुनाए जाते थे, वैसे हम लोगों के यहाँ भी अनुष्ठान के समय गीत गाए जाते हैं। तो सारी महिलाएं नहीं गाती हैं, कुछ ही महिलाएं गाती हैं। अब मान लीजिए गाना शुरू हुआ, चनन केरी लकड़िया। अब ये म्यूजिक है, बाकी महिलाएं क्या करेंगी, इस म्यूजिक को बजाएंगी, गाएंगे नहीं, उसी के साथ करती रहेंगी। तो इसमें लगता है कि कुछ सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो वो कमेंट करके जवाब देते हैं, और बाकी लोग क्या करते हैं, रे रे करते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कमेंट नहीं करते हैं और ऐसे टुकुर टुकुर देखते रहते हैं और जवाब भी नहीं देते हैं। ये गलत बात है। आप जब क्लास में रहिए तो रे रे मत करिए, आवाज आपको नहीं सुनानी है, सुन भी नहीं पाएंगे हम, आपको कमेंट करके हर सवाल का जवाब देना है, ठीक है। यहां कथन किसका है, नामवर सिंह का है, बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और शुक्ल का है। चलिए, अब कोई शुक्ल जी कह रहा है, तो शुक्ल जी तो एकदम से नहीं होंगे, क्योंकि शुक्ल जी ने ही तो कहा था ये बात, इस बात को खारिज किया गया है, और इस बात को खारिज करने वाले भी कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। यानी ये कथन भी किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाई ये जो महिलाएं गाना जाके गाती हैं उनकी बेइज्जती नहीं है। नहीं कभी आप रास्ते में मुझे मिले और दौड़ा लें कि यही पंडित है, यही टीचर है जो महिलाओं की बेइज्जती कर रहा, तो बेइज्जती नहीं कर रहा था, ये वास्तविकता यही है। आप लोग खुद ही अगर कभी लेडीज संगीत में जाती होंगी तो यही होता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की जनता विष्णु के विविध अवतारों में विश्वास करती थी। यद्यपि महाभारत के पुराने अंशों से पता चलता है कि पहले विष्णु के 6 ही अवतार माने जाते थे, परंतु धीरे धीरे वह संख्या 10 तक पहुंच गई और मध्ययुग के सबसे अधिक प्रभावशाली पुराण भागवत में अवतारों की संख्या 24 तक हो गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिएगा। अच्छा स्कैन नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, लाइक थोड़ा सा बढ़ाइए। उत्तर भारत में देखिए कि जनता जो थी वो विष्णु के विविध अवतारों पर विश्वास करती थी। आप देखिए मथुरा में कहते कि कृष्ण जन्म ले लिए, ये यदुवंश के उत्थापक थे कि भाई उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे यदुवंश का। और वहीं पर अयोध्या के क्षेत्र में देखिए तो क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कौन, राम क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उत्तर भारत में ये दोनों जगहों पर आप देखें तो विष्णु के अवतारों की बात की गई। तो शुरुआत में जो विष्णु के अवतार थे वो केवल 6 ही माने गए थे कि विष्णु के केवल 6 ही अवतार हैं, लेकिन पुराणों तक आते आते वह संख्या 10 तक पहुंच गई। और अभी आप एक देखिए फिल्म बनी हुई है, कौन सी फिल्म बनी हुई है, 10वां अवतार, कल की अवतार, उस पर एक फिल्म बनाई गई है, अभी हाल ही में आई हुई थी। लेकिन अंत में भागवत अवतारों की संख्या 24 तक हो गई। ये बात कौन कह रहा है, ये बात बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल और या हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहां आपको बताना है। जी हां, ये भी कथन किसका है, तीसरा है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ये किसने कहा है इसको, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः साहित्य के इतिहास में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का तथा साहित्योलोचना में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है, तथा इस दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे के पूरक व सहयोगी सिद्ध होते हैं, किंतु फिर भी हमें इस भ्रांति से बचना चाहिए कि दोनों मूलतः एक ही हैं। इतिहास का लक्ष्य सदा अतीत की आख्या करते हुए विवेच्य वस्तु के विकास क्रम को स्पष्ट करने का होता है। यहां पर इतिहास के विषय में बात बताई गई, यानी कि इतिहास किस तरह से लिखा जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में बात बताई गई है।
और ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके नगेंद्र, बच्चन सिंह, शुक्ल जी या नामवर सिंह। देखिए, सामान्यतः साहित्य के इतिहास में आलोचनात्मक दृष्टिकोण, किस तरह का आलोचनात्मक दृष्टिकोण का, तथा साहित्य आलोचना में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है। ये बात देखिए कौन कह रहा है, ये ज्यादातर लोग, मुझे लग रहा है कि एक दो लोगों को छोड़ दें, जैसे नाम नहीं लूंगा, एक दो लोगों को छोड़ दें, बाकी लोगों ने इसका जवाब गलत दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास में बात रखी है, उन्होंने संपादन किया है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का। तो यहां पर यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुतः इतिहासकार से अपेक्षा नहीं की जा सकती कोई इतिहास की सहस्त्राधिक रचनाओं का स्वयं ही अनुसंधान, अध्ययन, विश्लेषण करके उपलब्ध निष्कर्षों के आधार पर इतिहास की रचना करे, अपितु वह अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा उपलब्ध तथ्यों निष्कर्षों के आलोक में अपना कार्य संपादन करता है। ये जवाब देना है। देखिए, लाइक आज बहुत कम है, देख रहे हैं 100 लोग और लाइक अभी 50 भी नहीं है, तो फटाफट बढ़ाइए। लाइक बढ़ाएंगे तो इससे ये लगेगा कि आप थोड़े से सीरियस हैं। चलिए, तो शशि जी ने जवाब दिया है 4, सुबोधिनी ने दिया है 5 का ए, धर्मेंद्र शुक्ला ने 4 का ए, ललिता ने 4 का ए। पांचवा क्वेश्चन आ गया भाई, पांचवा दीजिए। नीलू जी ने ए कहा है, मोहम्मद अमन ने 5 का डी कहा है, रंजीत ने 5 का ए कहा है, इंदिरा ने ए कहा है। चलिए, यह भी कथन डॉक्टर नगेंद्र का है, एकदम राइट आंसर है। उन्होंने इतिहास के विषय में बताया है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इतिहासकार से अपेक्षा नहीं होती है। क्या नहीं अपेक्षा होती है? कि वो 100 से अधिक रचनाओं का अनुसंधान स्वयं कर लें, विश्लेषण स्वयं कर लें, अध्ययन से जो तथ्य मिलता है उसको स्वयं देख लें और अंत में अपना निष्कर्ष प्रस्तुत कर दें। तो ये बात किसका है? ये बात नगेंद्र ने कही है। तो ये 5 प्रश्न मैंने आपके लिए अच्छे, मतलब थोड़े से कठिन प्रश्न ढूंढ के रखे थे, जो 5 के प्रश्न थे। ठीक है, अब इन 5 प्रश्नों के बाद, इन 5 प्रश्नों के बाद थोड़े से आसान प्रश्न रखते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, तो ये आज का पहला प्रश्न है। कल हम लोगों ने यहां तक किया था, साहित्य के युगों को समाजशास्त्री तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल एवं आधुनिक काल, इन दो कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान हैं। ये आपको जवाब देना है। साहित्य के युगों को समाजशास्त्री तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल एवं आधुनिक काल, इन दो कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान हैं। चलिए, फटाफट बताइएगा। शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर वार्ष्णेय, रामकिशोर शर्मा, डॉक्टर सुमन राजे। ये किसका कथन है? देखिए सर, आप अपने हिसाब से क्यों रखे? अच्छा अच्छा, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, ये राइट आंसर है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह एक आलोचक भी हैं और इन्होंने कथन रखा है, और इन्होंने जो विभाजन प्रस्तुत किया है वो इसी आधार पर ही विभाजन इसका प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। आप हमें बता देंगे कि शंभुनाथ सिंह की रचना का नाम क्या है? आप लोग बता देंगे कि शंभुनाथ सिंह की रचना का नाम क्या है? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। और इसके पहले आपको बता दूं कि 2-3 जो रचनाएं हैं, 2-3 प्रश्न जो हैं, जो काफी गंभीर प्रश्न थे, वो मैंने आपसे पूछे थे और जिसके सही जवाब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत किया है। बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के।
तो कल के जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स ले लेते हैं कि कल आप लोगों ने जो कमेंट्स रखे थे। दो क्वेश्चन पूछा गया था। दो क्वेश्चन पूछा गया था कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में 12 रचनाओं का उल्लेख किया आदिकाल के नामकरण के लिए। आदिकाल के नामकरण के लिए जो उन्होंने 12 रचनाओं का उल्लेख प्रस्तुत किया, उन रचनाओं में कितनी रचनाएं ऐसी हैं जिसको स्वयं शुक्ल जी श्रृंगारिक रचना मानते हैं? तो अरुण दीप जी ने सही जवाब दिया है। उन्होंने जवाब दिया है बीसल देवरासो, अमीर खुसरो की पहेलियां और पदावली। ये शुक्ल जी ने स्वयं इन रचनाओं को वीर गाथात्मक न मान के इसे श्रृंगारिक रचना माना है, अर्थात 9 रचनाओं को वो वीर रस परक मानते हैं और 3 रचना को स्वयं ही खारिज करते हैं। ठीक है। संगीता जी ने बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी लिखा है। ठीक है। बीसल देवरासो पदावली से श्रृंगारिक रचनाएं, रीता जी ने जवाब दिया है। और कल्पना जी ने लिखा कि सुंदर क्लास थी। अमृता जी ने लिखा है एक प्रश्न और पूछा गया था कि भक्ति काल का जो उदय है वह इस्लाम के आक्रमण के कारण हुआ है। शुक्ल जी की सवधारणा को काटने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि भाई मैं 12 आना ही नहीं मानूंगा, केवल 4 आना मानूंगा। तो मैंने आपसे इसमें पूछा था कि 12 धन 4 बराबर 16 आना होता है और इस 16 आना में उन्होंने केवल 4 आना ही प्रभाव माना है इस्लाम का। तो 4 आना जो इस्लाम का प्रभाव माना है वो क्या प्रभाव है, यानी कि किस और किस तरह की रचनाएं हैं जिनको 4 आना उन्होंने माना था, ये मैंने आपसे पूछा था। तो बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है। अमृता जी ने दिया कि द्विवेदी जी तात्कालिकता को महत्वपूर्ण मानते हैं, द्विवेदी जी के यहां तात्कालिकता ही 4 आना है, तो उन्होंने तात्कालिकता को 4 आना माना है, इन्होंने जवाब दिया है। और अमृता जी ने दिया था ये जवाब, अमृता जी ने उसका भी जवाब दिया है। संगीता चौहान ने भी जवाब दिया है और छाया या ने जवाब दिया है। और चलिए अब यहां देखते हैं कि वास्तविकता क्या है, सही उत्तर इसका क्या है। आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल में किसको ज्यादा प्रमुखता देते हैं, किसका प्रभाव मानते हैं कि भक्ति काल में कौन सी चीजें हैं जो आदिकाल से एक मार्ग के रूप में भक्ति काल तक पहुंचती हैं। तो वो है वहां का निर्गुण साहित्य। क्या है? निर्गुण साहित्य है, वहां का निर्गुण साहित्य है जो यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो वो ये मानते हैं कि एक तो उस समय का जो निर्गुण साहित्य था और निर्गुण साहित्य जो भक्ति काल में आदिकाल में था वो किससे प्रभावित था? वह इस्लाम से प्रभावित था। अब निर्गुण साहित्य जैसे आप देखिए नाथ साहित्य जो था, ये नाथ साहित्य किससे प्रभावित था? तो नाथ साहित्य प्रभावित था इस्लाम के कारण और हिंदुओं के कारण। मुख्यतः हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इस्लाम के प्रभाव से भक्तिकाल का उदय नहीं हुआ, जो छोटी जातियां थीं वो बहुत प्रताड़ित हो रही थीं और उन्होंने नया मार्ग खोज लिया, स्वतः विकास हो गया। तो 12 आना तो वो था, 4 आना जो था इस्लाम का प्रभाव निर्गुण साहित्य पर आदिकाल के पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुसलमानों यानी इस्लाम से डरते थे, जिसकी वजह से वो नाथपंथी हो गए थे। तो यहां पर एक शब्द में जवाब दें तो 4 आना वो किसको मानते हैं? आदिकाल के जो निर्गुण साहित्य है, आदिकाल का जो निर्गुण साहित्य है वो इस्लाम से प्रभावित था और इसी का विकसित रूप जो था वो भक्ति काल में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए ठीक है। बाकी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहीं पर इस चीज का उल्लेख नहीं किया है। अब यहां पर हम लोगों ने इसका जवाब ले लिया था। राइट आंसर क्या था साथियों? शंभुनाथ सिंह इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन और हिंदी साहित्य। यहां पर ये ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अब वैज्ञानिक इतिहास की बात जब हम करेंगे तो यहां पर वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन
यह किसने लिखा है? यह लिखा है आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा ने। और हिंदी साहित्य किसने लिखा है? धीरेन्द्र वर्मा ने। अब ये बताइए कि जो मैंने लगाया है, अच्छा, शंभुनाथ सिंह ने रूप रश्मि और छायालोक, हाँ एकदम सही बात है, वो आधुनिक कविताएं भी लिख रहे हैं। हम यहां बात कर रहे हैं कि क्या ये जो टिक लगा है वो सही है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों को लेकर। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा, एकदम सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में लिखा, एकदम सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, यह किसने लिखा है? नलिन बिलोचन शर्मा ने। और हिंदी साहित्य किसने लिखा है? धीरेन्द्र वर्मा ने। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए लाइक बढ़ाइए भैया, मतलब जैसे पैसा बढ़ाने के लिए कहना पड़ता है बार बार, वैसे मैं कह रहा हूं लाइक बढ़ाइए। चलिए 100 लाइक करिए, 100 लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित नामों को उनके नामकरणकर्ता के साथ मिलाइए। अब अंधकार काल, उन्मेष काल, चारण काल, वीर काल, यहां पर आपको जो काल है उसके आधार पर मिलाना है। देखिए अंधकार काल की बात करें तो डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, कमल कुलश्रेष्ठ है जिन्होंने इसको अंधकार काल कहा है। यहां ध्यान रखिएगा कि अंधकार काल है और यहां पर आधार काल है, ठीक है। चलिए उन्मेष काल, देखिए जब भी आपके यहां कोई चीज का उन्मेष होता है तो गणपति की पूजा की जाती है, तो उन्मेष काल किसका हो जाएगा? गणपति चंद्रगुप्त का हो जाएगा। चारण काल, अब देखिए दो नामकरण किए गए, चारण काल, चारण काल दो लोगों के द्वारा किया गया। तो यहां पर जो चारण करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था कि ग्रियर्सन को एक बार बाहर घूमने का मन करता है, तो वो क्या करते हैं, जाके देखते हैं कि कुछ लोग राजा के दरबार में बैठे उनका चरण दबा रहे थे। तो हमने एक ट्रिक आपको समझाई थी। तो चारण काल से संबंधित ग्रियर्सन है। अब यहां वीर काल है, देखिए वीरता का प्रतीक कौन है? तो वीरता का प्रतीक हमेशा विश्वनाथ है। तो जब भी आपको डर लगता है तो जय बाबा विश्वनाथ करते हैं, तो वीरता का आधार क्या है? वीर काल है। ऐसे याद रखेंगे कि वीर काल नामकरण किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। अब आता है आधार काल। तो आधार किससे होता है? मोहन से होता है। तो इस दुनिया का आधार कौन है? तो मोहन इस दुनिया का आधार है। इस तरह से अंधकार काल किसकी रचना हो जाएगी? मोहन अवस्थी की हो जाएगी, ठीक है। अंधकार, सॉरी मैं रचना बोल दिया। आधार काल जो हो जाएगी यहां पर, ये आदिकाल का नामकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। देखिए ये सारे इतिहास ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां देखिए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह किताब हो जाती है रामस्वरूप चतुर्वेदी के। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यह पुस्तक हो जाती है किसकी? बच्चन सिंह की। और फिर इसके बाद आता है हिंदी साहित्य और संवेदना, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य, भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य, यह किसकी रचना है? तो यहां एक देखते हैं ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही हो रहा है। तो ये आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, नामवर सिंह की रचना हो गई। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य, यह किसकी रचना हो जाएगी? शिव कुमार मिश्र की। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी की। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह की। यानी यहां पर सुमन राजे की कोई रचना नहीं है। सुमन राजे ने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ठीक है। चलिए के एम रानी जी, रुद्रा, उषा यादव, संगीता चौहान, प्रियंका कुमारी, सोनिया वर्मा, सुबोधनी, अमृता सिंह, शशि त्रिपाठी जी, चलिए सबका स्वागत है। बढ़िया से जवाब देते रहिए, जवाब देने में कंजूसी मत करिए। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका, आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी से। हिंदी साहित्य का उद्भव काल, तो देखिए उद्भव जब हुआ उस समय वासुदेव आए थे, वासुदेव के आने पर क्या हुआ? उद्भव हो गया। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप, साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप, ठीक है। अब यहां पर यह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? एक इतिहास ग्रंथ जिन्होंने आधा इतिहास लिखा था, डॉक्टर सुमन राजे। और हिंदुई साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ लिखा
वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है, जो कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास है गारथा दत्तासी द्वारा लिखा गया, उसी का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, तो ये यहां पर सुमेलित हो गया। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है। देखिए, कुछ जो टॉप इतिहास ग्रंथ हैं उनको आप याद रखिए, उनकी डेट भी याद रखिए कि वो कब प्रकाशित हुए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, यहां पर ये ग्रंथ स्वाभाविक है, किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, जो कि 1929 में प्रकाशित होता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये थोड़ा सा पुराना ग्रंथ है, लेकिन शुक्ल जी के बाद ही लिखा गया था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब लिखा गया था? तो वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया था 65 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 65 में। और हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, यह कब लिखा गया था? 1940 में। अब बताइए क्या ऑप्शन सही है? अमृता जी कह रही हैं 34 का 1, और के एम रजनी जी ने पूरा लिख दिया है, और शिव बाबू ने डी लिखा है, और उषा ने 36 का सी लिखा है। देख लेते हैं कौन सा सही है। चलिए फटाफट बता दीजिए कौन सा सही है, आप लोग ऑप्शन बता दीजिए। तो देखिए, यहां पर जो सुमेलन करेंगे हम, वो हो जाएगा ग। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग। यानी पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, और चौथे का पहला, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये निबंध में भी ग्रंथ आता है, और ये ग्रंथ आलोचना में भी आता है। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ग्रंथ है। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, और हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, ये कुल मिलाकर 4 ग्रंथ है। ठीक है, और आपके रचनाकार कौन है? 5 हैं। तो यहां इनके साथ सुमेलित करना। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, यह बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है नंद दुलारे बाजपेयी का। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, ये अज्ञेय का ग्रंथ है। ठीक है, आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, और ये राममूर्ति त्रिपाठी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, अलग से भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये शिव कुमार शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो यहां पर गुलाब राय का कोई भी ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन सी आ रहा है। देखिए आता है कि नहीं आता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे बाजपेयी, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य अज्ञेय, और आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, यहां पांचवा आ रहा है, तीसरे का पांचवा। तो क्या तीसरे का पांचवा सही है? बताइए। 37 का बी, चलिए बी भी देख लेते हैं। 4 3 2 1, 4 3 2 1 एकदम सही जवाब है। तो यहां पर ख सही होगा, यानी हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, पहला 1 का 4 सही होगा, 2 का 3 सही होगा। ठीक है, और 3 का 2 सही होगा, 3 का 2 सही होगा, और 4 का 1 सही होगा। यानी कि जो हम लोगों ने सम्मिलित किया था वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगत चरण का चयन कीजिए जो इसमें आपको सही लगे। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, रीति काव्य की भूमिका, मध्ययुगीन धर्म साधना, वांग्मय विमर्श, ये आपको बताना है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें संगत चरण का चयन करना है। किस तरह का चरण चयन करना है? संगत चरण का चयन करना है। आप सब बताइए कि रीति काव्य की भूमिका किसने लिखा है? काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको उन्हीं का ग्रंथ पढ़ना चाहिए। रीति काव्य की भूमिका, देखिए रीति काव्य की भूमिका जो है, यह इसी पर शोध हुआ है।
शोध किसने किया है? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो ये तो सुमेलित नहीं है। अब बात आती है कि मध्ययुगीन धर्म साधना किसका ग्रंथ है? मध्य युगीन धर्म साधना। मध्ययुगीन धर्म साधना जो है, यह ग्रंथ किसका है? यह ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्या मैं सही बता रहा हूं? मध्यकालीन धर्म साधना है या मध्ययुगीन धर्म साधना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मध्ययुगीन धर्म साधना। ठीक है। दरअसल यहां पर मध्यकालीन धर्म साधना है। मध्यकालीन उनके ग्रंथ का जो नाम है वो मध्यकालीन धर्म साधना उनके ग्रंथ का नाम है। वांग्मय विमर्श ग्रंथ का नाम क्या है? वांग्मय विमर्श। वांग्मय विमर्श जो ग्रंथ है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। तो इस अनुसार पहला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। इन्हीं का ग्रंथ है वांग्मय विमर्श। तो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास ये गुलाब राय का है। ठीक है, ठीक है, फटाफट कमेंट कर दी। नगेंद्र जी का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का 38 का सुबोध। अच्छा ठीक है, एकदम सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कोई कंफ्यूजन इसमें हो तो उसको हम लोग डाउट क्लियर कर लें। कोई कंफ्यूजन है? चलिए, मतलब पहला सही है। नेक्स्ट, रचना रचनाकार के संगत चरण का चयन करिए। वांग्मय विमर्श वासुदेव सिंह, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी काव्यधारा डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का आदिकाल राम कुमार वर्मा। ये आपको बताना है कि संगत चरण इसमें कौन सा है। देखिए, यहां पर मैंने बताया था कि आपका अतीत तभी सही रहेगा जब आप विश्वनाथ की पूजा करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वांग्मय विमर्श किसकी रचना है? अभी भी हम लोगों ने देखा था। बाकी हिंदी काव्य धारा आप जानते हैं कि ये राहुल जी का ग्रंथ है, राहुल सांकृत्यायन का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल आप जानते हैं कि आदिकाल पर किसने ग्रंथ लिखा है। हम लोग बार बार इस ग्रंथ की चर्चा करते, कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी साहित्य का आदिकाल यह ग्रंथ किसका है। हिंदी साहित्य का आदिकाल यह ग्रंथ किसका है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एकदम सही बात है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में संगत चरण का चयन करिए। हिंदी भाषा और साहित्य 1931, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1952, वांग्मय विमर्श 1944, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1952। ये आपको बताना है। तो यहां पर आपको बताना है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया, यहां पर देखना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल का है। ये ग्रंथ लिखा गया 1934 में। कब लिखा गया? 1934 में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है और किस सन में लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास फटाफट बताइए, आप लोग कमेंट करेंगे सही रहेगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है और यह ग्रंथ इसी के 4 साल बाद लिखा गया, अर्थात 1938 में लिखा गया। वांग्मय विमर्श, वांग्मय विमर्श ग्रंथ कब लिखा गया है यह आपको बताना है।
वांग्मय विमर्श। अब इसमें एक ग्रंथ और आता है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह ग्रंथ, इसी में संगत चयन चुनना है तो 1986 में यह लिखा गया था। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में लिखा गया था। वांग्मय विमर्श जो है वो एकदम सही है, वो 1944 में लिखा गया था। तो कुछ ग्रंथ जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, जिनकी डेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चरण का चयन करिए, निम्न में संगत चरण का चयन करिए। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें संगत चरण का चयन करना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो फिर हम लोगों ने देखा था, ये वही प्रश्न दोबारा लिख दिया गया क्या? नहीं, 1934 की रचना है। हिंदी भाषा उद्भव और विकास, आप जानते हैं कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की भूमिका उन्होंने 40 में लिखा था। अब इसे बता दीजिए, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो है वह उन्होंने 52 में लिखा था। कब लिखा था? 1952 में लिखा था। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, ये इसमें पहले ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तो यहां पर देखें तो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 में लिखा गया, जो एकदम सही है। हिंदी उपन्यास उपलब्धियां, हिंदी उपन्यास की जो उपलब्धियां हैं, यह उपन्यास पर ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, यह आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आज का यह क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में आके। हिंदी उपन्यास उपलब्धियां, जैसे हिंदी उपन्यास पे कई इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे गोपाल राय ने भी लिखा है। ठीक है, तो यहां आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हिंदी उपन्यास उपलब्धियां ग्रंथ किसका है और किस सन में लिखा गया है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में संगत विकल्प चुनिए। हिंदी साहित्य का इतिहास 1900, हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं 1952, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां 1955, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आप जानते हैं कि यहां पर एक ग्रंथ है जिसकी डेट हम सब जानते हैं, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि आपका 1986 का। हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से कई ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल वाला ग्रंथ अगर माने तो 1929 इसका समय मिल जाएगा। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, अभी अभी हम लोगों ने इस ग्रंथ को देखा था। अभी हम लोगों ने देखा था कि यह नामवर जी का ग्रंथ था, और पिछली जगह हम लोगों ने देखा भी था कि ये किस सन का ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में असंगत विकल्प का चयन करिए। सिद्ध, सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन ने दो आधारों पर, किसके आधारों पर? उन्होंने देखा कि सिद्ध है और दूसरे सामंत है, और दोनों का यहां पर प्रभुत्व है, इस आधार पर उन्होंने इसका विभाजन कर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्ध सामंत काल किसने रखा था? राहुल सांकृत्यायन ने रखा था। ठीक है, असंगत का चयन करना है। आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा था, और किससे प्रभावित होकर रखा था? तो इन्होंने आदिकाल नाम जो है वह किससे प्रभावित होकर लिखा था, किसके प्रभाव में लिखा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब इन्होंने काल विभाजन और नामकरण पढ़ा, और उसके प्रभाव में आकर इन्होंने इसका नाम आदिकाल रखा था। और आदिकाल नाम का जो खारिज किसने किया था? तो बच्चन सिंह ने कहा। बच्चन सिंह ने कहा कि यह बाबा आदम जमाने का इसमें स्वरूप विकसित होता है, बाबा आदम जमाने की फीलिंग आती है आदिकाल कहने से, तो इस तरीके से वह नाम भ्रामक है। तो आप समझिएगा कि आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल के प्रभाव में आकर किया था, और आदिकाल सर्वसामान्य नामकरण है, सबके द्वारा ये माना गया नामकरण है। और इसका जो खारिज जिसने किया, जिसको एक सिरे से बर्खास्त किसने किया, वो बच्चन सिंह है। चारण काल ग्रियर्सन। ठीक है, उद्भव काल जैसा यहां पर मिश्र बंधुओं ने कोई भी नाम नहीं दिया है, तो यहां पर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
निम्न में असंगत विकल्प का चयन करिए। चारण काल, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। चलिए, रमाशंकर शुक्ल रसाल। अब बताइए फटाफट आप लोग कि रमाशंकर शुक्ल ने क्या नामकरण किया है। वीर काल मैंने अभी बताया था कि जब भी आप वीरता की बात करते हैं तो विश्वनाथ होते हैं। आधार काल, इस दुनिया का आधार मोहन है। आरंभिक काल ठीक है, मिश्र बंधु ठीक है यहां पर ऑप्शन। चारण काल, यह आप जानते हैं कि ग्रियर्सन ने इसका नाम किया था। ग्रियर्सन ने इसका नामकरण किया था और रामकुमार वर्मा ने भी इसका नामकरण किया था। तो स्टडी विथ घर, उषा यादव, कल्पना मिश्रा और के एम रजनी। कला कहा है, ठीक है, कलाकाल ठीक है। सोनिया वर्मा, स्वागत है, बढ़िया, आप लोग बढ़िया जवाब दे रहे हैं, विद्वान साथी हमारे। चलिए, शुक्ल जी को इतिहास पांचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने इसे मानवीय शक्ति के से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। यह उक्त किस विद्वान की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह या जैनेन्द्र कुमार? बताइए, काफी आसान सा प्रश्न है। देखिए, शुक्ल जी के विषय में नामवर सिंह का यह कथन है कि शुक्ल जी को इतिहास पांचांग के रूप में मिला था। कई बार यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुक्ल जी को इतिहास किस रूप में मिला था। तो शुक्ल जी को जो इतिहास मिला था वो पांचांग के रूप में मिला था। लेकिन यहीं पे हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शुक्ल जी ने इतिहास को इतिवृत्तात्मकता की पिटारी से बाहर निकाला। इतिवृत्त, सॉरी, क्या कहा था? इतिवृत्तात्मकता नहीं, वृत्त, कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। उसको मैं करेक्ट कर रहा हूं, मुझसे इतिवृत्तात्मक निकल गया था। कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकालने वाली बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। और यहां पर शुक्ल जी ने इतिहास को पांचांग के रूप में लिया और उसे फिर इतिहास के रूप में परिणत कर दिया, अनुप्राणित कर दिया। यह कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का कथन। ठीक है, अगला, असंगत विकल्प चुने। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुरसेन शास्त्री, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी ईएफई के, आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र। ये आपके ऑप्शन है, आपको इसमें से एक सही ऑप्शन चुनना है, असंगत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास चतुरसेन शास्त्री ठीक है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी ईएफई के ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य, यह ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है। ठीक है, अब यहां बताइएगा आपको कि आधुनिक हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ किसका है। तो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास अगर देखें, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास तो कृष्ण शंकर शुक्ल का था। लेकिन यहां बात की गई है आधुनिक हिंदी साहित्य की। ठीक है, तो यह ग्रंथ किसका है? आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास के नाम से श्री कृष्ण लाल का भी ग्रंथ है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास अगर यहां जोड़ देता तो श्री कृष्ण लाल ने यह ग्रंथ लिखा है। किसने लिखा है? श्री कृष्ण लाल ने लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास नाम से ग्रंथ लिखा है। ठीक है, और आधुनिक हिंदी साहित्य के नाम से धीरेन्द्र वर्मा ने 1941 में एक ग्रंथ लिखा है। कब लिखा है? 1941 में। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य के नाम से। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका अगर आ जाता यहीं पे प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, भूमिका अगर प्रश्न आता तो यह हो जाता लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। किसका हो जाता? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का हो जाता। विकास आता तो श्री कृष्ण लाल का होता, आधुनिक हिंदी साहित्य होता। अब यहां पर अगर भूमिका शब्द जुड़ जाता तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का हो जाता, और आधुनिक हिंदी साहित्य है तो ये धीरेन्द्र वर्मा का ग्रंथ है। ठीक है, तो यहां पर एक ही ग्रंथ में देखिए इतने सारे नाम मिल जा रहे हैं। असंगत विकल्प का चयन करिए। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र, छायावाद नंदुलारे वाजपेयी, छायावाद डॉक्टर नामवर सिंह, पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली। यहां पर आपको सही जवाब देना है। बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है।
यहां पर असंगत कथन चुनना है। किसका कैसा कथन चुनना है? असंगत कथन चुनना है। यहां देखिए हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास जो मैं आपको बताता हूं कि बहुत प्रामाणिक और अच्छी किताब है, तो भगीरथ मिश्र की है, एकदम राइट है। छायावाद नंद दुलारे बाजपेयी। तो छायावाद युग और प्रवृत्तियां, छायावाद जो ग्रंथ लिखा है वो लिखा है नामवर सिंह ने, ये राइट है। और पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास एकदम सही है। यहां पर जो गलत है वो छायावाद नंद दुलारे बाजपेयी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में इतिहासकारों के मतों में असंगत का चयन कीजिए। स्वयंभू, डॉक्टर नगेंद्र, स्वयंभू, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सरापा, राहुल सांकृत्यायन, चंद बरदाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का प्रथम कवि, तो इस पर काफी विवाद रहा है कि हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाए। बताइए। तो हिंदी का प्रथम कवि, इसमें आपको चुनना है कि असंगत कथन कौन सा है। तो स्वयंभू को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला कवि नहीं कहा है। रामकुमार वर्मा ने कहा है, ठीक है। सरापा ने कहा है, राहुल सांकृत्यायन, चंदबरदाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चंदबरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकवि कहा है। ठीक है। अब स्वयंभू को आदि कवि कहा गया है। क्या कहा गया है? आदि कवि कहा गया है। कैसा कवि? आदि कवि अगर आए तो स्वयंभू जो है वो हिंदी के आदि कवि हैं। सरापा हिंदी के प्रथम कवि हैं और चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। ठीक है। अब यहां आदि कवि, अगर केवल आदि कवि आए तो वाल्मीकि इसका जवाब हो जाएगा। वाल्मीकि जवाब हो जाएगा। हिंदी के आदि कवि पूछे, हिंदी का आदि कवि पूछे तो जवाब बदल जाएगा। हिंदी का आदि कवि पूछेगा तो स्वयंभू इसका जवाब हो जाएंगे। स्वयंभू इसके जवाब हो जाएंगे। और हिंदी का प्रथम कवि पूछे तो सरापा हो जाएंगे। हिंदी का प्रथम महाकवि पूछे तो यहां पर जवाब हो जाएगा चंदबरदाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को, ठीक है, अद्दहमाण को। अगला, प्रथम कवि के संबंध में असंगत का चयन करिए। पुष्पया पुंड शिव सिंह सेंगर, सरापा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अभी भी हम लोगों ने देखा था कि अब्दुल रहमान या अद्दहमाण को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला कहा था। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी, शालिभद्र सूड़ी, गणपति चंद्रगुप्त, अब्दुल रहमान, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सराहपा को अभी भी हम लोगों ने चर्चा किया था, राहुल सांकृत्यायन ने पहला कवि माना है और सर्वसम्मत है, ये सभी लोगों ने मिलकर माना है। हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प चुने। हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प चुनिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्तिकाल से, रामकुमार वर्मा भक्तिकाल से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल से, गणपति चंद्रगुप्त रीतिकाल से। हिंदी साहित्य का आरंभ। तो हिंदी साहित्य का आरंभ जो है, रामकुमार वर्मा भक्तिकाल से नहीं मानते, हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्तिकाल से नहीं मानते, गणपत चंद्रगुप्त रीतिकाल से नहीं मानते, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहां से मानते हैं? तो यहां हजारी प्रसाद द्विवेदी, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, फिर से देखते हैं कि किसने हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प चुनिए। हिंदी साहित्य का आरंभ, हिंदी साहित्य का आरंभ विषय में संगत विकल्प चुनिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्तिकाल, तो यहां पर एकदम सही बात है, ये हम लोग 2-3 दिन पहले इसको देखे थे कि वो भक्तिकाल से मानते हैं। रामकुमार वर्मा गलत है, तो संगत कथन यहां पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अच्छा, अब बाकी यहां देखें, रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ कहां से मानते हैं? तो रामकुमार वर्मा जो मानते हैं वो आदिकाल से मानते हैं। कहां से मानते हैं? आदिकाल से मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहां से मांगते हैं? तो भक्तिकाल से मानते हैं।
चलिए कुछ आसान से प्रश्न ले लेते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा आसान से प्रश्न भी लें, तो चलिए आसान प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? ये आसान वाला प्रश्न है आप लोगों के सामने। हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा, ये आपको बताना है। देखिए प्रश्न जितना आसान है उतनी संभावना गलत होने की है। कभी भी आपके सामने आसान सवाल आएगा तो पूरी संभावना है कि आप गलत कर देंगे उसका जवाब। देखिए अभी भी बहुत सारे लोग इसका जवाब गलत दे रहे हैं। आप सोचिए जरा, कितना आसान सवाल है फिर भी लोग गलत जवाब दे रहे हैं। देखिए यहां कहा गया कि हिंदी भाषा में लिखा गया है और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो गारसा दतासी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा फ्रेंच भाषा में, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी भाषा में लिखा, लेकिन उससे पहले भी शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा, जो कि हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। तो यहां राइट आंसर पहले का डी। आचार्य शुक्ल जी द्वारा हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? देखिए यह भी प्रश्न आसान है और इसीलिए ये गलत भी होता है। बताइए, यहां प्राकृत से उन्होंने नहीं माना, अभ्रंश से नहीं माना, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से उन्होंने यह माना है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आसान से सवाल है। किसने अपने इतिहास में हिंदी और उर्दू कवियों को मिला दिया? मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दतासी, शिव सिंह सेंगर। ये को बताना है, किसने अपने इतिहास में हिंदी और उर्दू कवियों को मिला दिया है? किसने मिला दिया है? आपको इसका सही जवाब बताना है। तो देखिए हिंदी और उर्दू कवियों को मिला दिया है और सबसे ज्यादा अगर किसी ने अन्याय किया है हिंदी के कवियों के साथ तो गारसा दतासी ने किया है। आप सब बताइएगा कि इन्होंने कितने हिंदी कवियों को जगह दी है? 72, 73, 75 या 90? इन्होंने कितने हिंदी कवियों को अपने इतिहास में जगह दिया है? ठीक है, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा गारसा दतासी। और इन्होंने 72 कवियों को क्या किया है? अपने इतिहास में जगह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा? गणपति चंद्र गुप्त, किशोरीदास, श्याम सुंदर दास, रामकुमार वर्मा। किसने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है? तो इस तरह का भी प्रश्न आप देखेंगे बहुत बार आता है और बहुत बार हम लोग इस तरह के प्रश्न गलत करके चले जाते हैं। किसने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है? अब देखिए गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है, श्याम सुंदर दास ने भी लिखा है, भाषा का भी इतिहास लिखा है, रामकुमार वर्मा ने भी लिखा है, लेकिन किशोरी दास ने लिखा है नहीं। इन्होंने भाषा विज्ञान पे ग्रंथ लिखा है, इतिहास का कोई ग्रंथ इन्होंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट, शिक्षित जनसमूह की बदली प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके साहित्य के इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? शिक्षित जनता को टारगेट करके बदली हुई। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? बहुत आसान सा सवाल है। आप सब जानते हैं कि बार बार शिक्षित जनसमूह की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। शुक्ल जी ने किस ग्रंथ को बड़ा भारी कवित्व संग्रह कहा है? यह बहुत आसान सा सवाल है। अब देखिए जो भी सवाल आपके सामने ला रहा हूं बहुत आसान से ला रहा हूं। शुक्ल जी ने किस ग्रंथ को बड़ा भारी कवित्व संग्रह कहा है? शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन के, मिश्र बंधु के, तासी के, किस ग्रंथ को उन्होंने कहा है? तो हमने इस सवाल को कई बार देखा है। तो मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है उसे बहुत बड़ा यानी बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद, ठीक है, जो कि 1913 में और 1934 में आता है। नेक्स्ट, बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या लिखा? हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्दानुशासन, कविता कौमुदी, हिंदी कोविद माला। ये आपको बताना है। तो सवाल क्या है कि बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या लिखा है?
तो इनका जो ग्रंथ है बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी कोविद रत्नाला। श्याम सुंदर दास ने जो ग्रंथ लिखा है हिंदी कोविद रत्नाला, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। शब्दानुशासन, देखिए शब्दों पर अनुशासन किसके लगाया जाता है? किशोरियों के लगाया जाता है कि बहुत ज्यादा मत बोला करो। ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? बद्रीनाथ भट्ट, इंद्रनाथ मदान, सूर्यकांत शास्त्री, कृष्ण शंकर शुक्ल। यहां पर अभी हम लोगों ने एक ग्रंथ की चर्चा पहले ही किया था, इस ग्रंथ की चर्चा हम लोगों ने पहले ही की थी। तो बताना है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए ज्यादातर लोग डी जवाब दे रहे हैं, कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, अभी अभी हम लोगों ने इस ग्रंथ को देखा था कि किसके द्वारा यह लिखा गया था। विज्ञापन आ गया, अच्छा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसी नाम से एक ग्रंथ लिखा है, किसने? बच्चन सिंह ने भी लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से एक ग्रंथ बच्चन सिंह ने भी लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से कृष्ण शंकर शुक्ल ने भी एक ग्रंथ लिखा है। और आधुनिक हिंदी साहित्य के नाम से एक ग्रंथ यहां पर जो राइट आंसर है वो कृष्ण शंकर शुक्ल का है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? ब्रिजलाल दास, लक्ष्मी सागर वासने, किशोरीलाल और श्याम सुंदर दास। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य की बात। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो यहां पर ब्रिजलाल दास ने, राइट आंसर क्या होगा? ब्रिजलाल दास ने खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जबकि लक्ष्मी सागर वासने ने अनुवाद लिया था, किशोरीलाल ने अनुवाद किया था, श्याम सुंदर दास ने इतिहास लिखा है। नेक्स्ट, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, यह किसने लिखा है? यह ग्रंथ तो आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि यह ग्रंथ खूब पूछा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? मोतीलाल मेनारिया, एक भाषा वैज्ञानिक भी हैं। ठीक है, एक भाषा वैज्ञानिक भी ये है। नेक्स्ट, वियोगी हरि ने ब्रज माधुरी सार में ब्रज भाषा के कितने कवियों का जीवन वृत्त और उनके काव्य संकलन को प्रस्तुत किया है? देखिए यह प्रश्न बहुत कठिन हो गया। अब आप देखिए, वियोगी हरि ने ब्रज माधुरी सार लिखा है, ब्रज भाषा कितने कवियों का जीवन वृत्त लिखा है। प्रश्न ये देखिए, हम लोग सारे सरल प्रश्न देखे थे, अब ये प्रश्न क्या हो गया साथियों? सबसे कठिन प्रश्न हो गया, और बहुत सारे लोगों के लिए ये एकदम नया प्रश्न होगा, एकदम नया प्रश्न होगा। तो यहां पर देखते हैं कि कितने कवियों को उन्होंने रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26। वियोगी हरि ने ब्रज माधुरी सार में ब्रज भाषा के 26 कवियों को, उनके जीवन वृत्त को लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नाभादास के भक्तमाल में कितने भक्त कवियों का वर्णन है? अब ये आप सब आप जवाब दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नाभादास ने कितने कवियों का वर्णन किया है, ये आप सब जवाब दे देंगे। तो इसमें 200 कवियों का, कितने कवियों का? 200 कवियों का वर्णन है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? यह बहुत आसान सा सवाल है, तो आप सब इसका जवाब दे देंगे। धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? आसान सवाल है। तीनों ने क्या कहा है? अपभ्रंश काल कहा है, बीज बपन काल महावीर प्रसाद ने कहा, आरंभिक काल उद्भव काल। तो यहां पर जो ये महत्वपूर्ण है वो अपभ्रंश काल है। अपभ्रंश काल यानी भाषा से इसकी शुरुआत मानते हैं। तो यहां 13 का ए हो जाएगा। गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या कहा? अब यहां समझिएगा, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, और इसको मैं कल आपको बताऊंगा। यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आरंभिक और प्रारंभिक में। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। पर डे मैं 3 प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं, जिसका जवाब नेक्स्ट डे देता हूं। तो आज का
क्वेश्चन ऑफ द डे में एक सवाल यह भी है कि गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या कहा है। यहां पर एक सवाल और है, आरंभिक काल और यहां है प्रारंभिक काल। तो आरंभिक काल किसने कहा है, प्रारंभिक काल किसने कहा है, गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा। यह आपको कमेंट बॉक्स में आके पेश करना होगा वीडियो के समाप्त होने के बाद। भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल किसने कहा है। भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण, यहां समझिएगा पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग आया है। किस शब्द का प्रयोग आया है, पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण का मतलब है कि एक बार लोग जागे थे और उनको दोबारा जगाने का काम किसने किया। तो धार्मिक पुनर्जागरण, भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण किसने कहा है, यह प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है। अब देखिए आप लोग कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिनका काल विभाजन नहीं पढ़ते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण काल विभाजन अगर किसी का है रामचंद्र शुक्ल के बाद तो डॉक्टर नगेंद्र का है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा, अंधकाल किसने कहा है, तो ये भी आसान सा सवाल है। अंधकाल किसने कहा है, तो ये मुझे लगता है कि सभी इसका सही जवाब देंगे। देखिए तो यहां पर चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा नहीं कहा, गणपत ने कहा, कमल कुलश्रेष्ठ नहीं कहा। इन्होंने, अब कौन बचता है, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह बचते हैं। सही है। अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन क्या है कि अंधकार काल किसने कहा और अंधकाल किसने कहा है, दोनों में अंतर है। ठीक है। अंधकार काल, ठीक है। आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल किसने कहा, आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल किसने कहा है, यह आपको बताना। फटाफट कमेंट करके बताइए। प्रश्न संख्या 17 है, आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल किसने कहा है। देखिए आसान वाले सवाल गलत हो रहे हैं ना, तो स्वाभाविक है कि पुरानी हिंदी वाली बात गुलेरी ही करेंगे। रीतिकाल को कला काल किसने कहा, जितने भी आसान से सवाल हैं सबसे ज्यादा आपके वही गलत हो रहे हैं। रीतिकाल को कला काल किसने कहा है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। तो श्रृंगार किसका होता है, शिव का होता है। शिव का क्या होता है, श्रृंगार होता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, विश्वनाथ ने कहा है। तो विश्वनाथ का श्रृंगार होता है, ऐसे याद रखेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। डॉक्टर सत्यकाम, इन्होंने कहा है काव्य विलास काल, गणपति चंद्रगुप्त अपकर्ष काल, राम खेलावन पांडे संवर्धन काल और शंभुनाथ सिंह हास्य काल। अब आपको कमेंट करके यह बताना है कि यह नामकरण किस काल के हैं, यह नामकरण किस काल के हैं, यह आपको बताना है क्वेश्चन ऑफ द डे में नीचे कमेंट करके। इसका भी जवाब आपको कल दूंगा कि यह जो नामकरण है यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनाथ शर्मा ने आधुनिक काल को कहा है। अब देखिए एकदम नया प्रश्न है आपके लिए, एकदम नया प्रश्न है कि राजनाथ शर्मा ने आदिकाल को, आधुनिक काल को क्या कहा है।
तो राइट आंसर है वर्तमान काल। राइट आंसर क्या है? वर्तमान काल। गद्यकाल शुक्ल जी ने कहा है, आप जानते ही हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति आरंभ किसने की थी? दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की थी, यह आपको बताना है। तो ये जो सवाल है, आप सब जानते हैं कि शुक्ल जी ने ही दोहरे नामकरण की शुरुआत की। नामकरण की शुरुआत और दोहरे नामकरण की शुरुआत अलग अलग है। तो दोहरे नामकरण की यानी एक ही काल का दो दो नाम, पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल, इस तरीके से। भारतेंदु युग को कहा जाता है, भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है कमेंट करके। तो भारतेंदु युग को जागरण, पुनर्जागरण, जागरण सुधार, इनमें से कोई नहीं। देखिए, राइट आंसर है भारतेंदु युग को। जागरण का भी जागरण यानी पुनर्जागरण। द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? ये सारे आसान सवाल आपके लिए मैं रखा हूं कि भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं सर थोड़े से आसान सवाल रखिए। तो जो लोग जागे हैं पुनर्जागरण में, उनको सुधारने का काम, यानी कि जागरण सुधार काल। ठीक है। तो साथियों, आज का एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज थोड़े से सवाल आसान भी थे, कठिन भी थे, इस वजह से लगभग 1 घंटे में आज हम लोगों की क्लास हो गई। अगर आप हमारे किसी भी बैच में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके प्रवेश ले सकते हैं। हमारा नंबर है 96 28 95 92 37। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी अन्य राज्य का बीपीएससी टीयर 4, हिंदी में कोई भी कोर्स हो, टीजीटी, पीजीटी या शिक्षक भर्ती से संबंधित, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। ठीक है। आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, जो 2-3 प्रश्न आपसे मैं यहां पर पूछा हूं, इनका जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में आके जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट डे उसका जवाब भी दूंगा और उन सवालों के विषय में भी विशेष चर्चा करूंगा। देखिए, जितने सवाल कराता हूं सबको व्याख्यात्मक हल नहीं बताता हूं। जो आसान से सवाल हैं उनको जल्दी जल्दी करवा देता हूं और जो प्रश्न थोड़ा डीपली चर्चा करने वाले हैं उन पे थोड़ा डीपली चर्चा करता हूं। ठीक है। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत आभार। प्रियंका जी, शिव बाबू, संगीता कुमारी, कल्पना मिश्रा, दिनेश विश्वकर्मा, संयोगिता, सुबोधनी, शिव बाबू, अमृता, सुनीता वर्मा और आराधना, धर्मेंद्र शुक्ला, मंजू गुप्ता, उषा यादव, प्रतिभा तिवारी, प्रेमांशु चौधरी और दिनेश कुमारी, संयोगिता, हेमा यादव, अनिल यादव, रचना, रंजीत द्विवेदी, कल्पना मिश्रा, एमएस वर्मा, ऋचा शुक्ला, प्रियंका पांडे, सीमा वर्मा, बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि।